कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले करें, मैं मिस्कीन हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। सीमा हैदर, जी हाँ, आजकल ये नाम आप मीडिया पर खूब सुन रहे होंगे। ये एक ऐसा नाम है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि ये औरत किस तरह से पाकिस्तान से भारत में आती है, अपने प्रेमी के लिए, अपने बच्चों को लेकर आती है। उसका भारत आना ही सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है। क्या ये कोई जासूस है या कुछ और? इन सारे मसलों पर कुछ सवाल हमारे पास हैं और उन सवालों का जवाब लेने के लिए हम पहुंच गए हैं पूर्व डीजी एसआईटी एकेडी द्विवेदी के यहाँ। जी हाँ, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि सीमा के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक पबजी गेम के द्वारा प्रेमी से संपर्क में आई, उसके बाद वो जो है भारत में आती है नेपाल के थ्रू। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक पाकिस्तानी महिला नेपाल के जरिए भारत में आती है? और ये संशय बना हुआ है कि किसी को समझ में भी नहीं आता कि वो भारत में एंट्री कर जा रही है। ये जो संशय बना हुआ है, जो परिस्थितियां हैं, जो उसका व्यवहार यहाँ भारत में है और कतिपय और कारणों की वजह से बना हुआ है। एक तो जब वह पाकिस्तान से चली, जो बता रही हैं, पाकिस्तान से वो दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से वो भारत आई। पाकिस्तानी कोई भी नागरिक, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक बिना वैध वीज़ा और पेपर्स के वो भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक तो उसके पास कोई वैध पेपर्स नहीं है जो होने चाहिए। दूसरे, उसके पास जो कुछ भी और मिला, जैसे 4 मोबाइल फ़ोन मिले, पूछताछ में जो बातें उसने बताई वह काफ़ी संदेह पैदा करती हैं। भारत और नेपाल की सीमा पोरस है और यहाँ पर एसएसबी बल लगाया गया है। ये भारत देश की नेपाल देश के साथ जो मित्रता है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको ध्यान में रख कर के सीमा पर पुलिस बल किसी भी देश के द्वारा लगाया जाता है। क्योंकि हमारे संबंध, भारत के संबंध नेपाल से अच्छे हैं, इसलिए उस तरीके उतनी सख्ती नहीं हो पाती जितना भारत पाकिस्तान सीमा पर है, भारत बांग्लादेश सीमा पर है, भारत म्यांमार सीमा पर है। ये एक प्रमुख बिंदु है जो वाजिब है, जायज़ है। पोरस बॉर्डर होने के कारण सीमा आसानी से नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश कर गई। और सच्चाई यह भी हम सभी लोग जानते हैं, भारत में बहुत सारे नेपाल के नागरिक यहाँ काम करते हैं, रोज़गार करते हैं, सर्विस करते हैं। तो किस रूप में आ गई, नेपाली बन कर के आई कहीं उस सीमा पर, उसने क्या कहा, ये बातें छानबीन का विषय हैं। एक गंभीर सवाल ये भी है कि कहा जा रहा है, जैसी जानकारी सामने आ रही है, कि सचिन ने सीमा को करीब 1 महीने तक अलग रखा था कि कोई कमरा किराए पर लेकर, उसके बाद वो साथ रहना शुरू किए। इसका कहीं ना कहीं अर्थ है कि सीमा एक लंबे समय से भारत में आई हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये संभव है कि जब शुरू में आई होगी तो सचिन ने इसको छिपाया होगा। छिपाने के पीछे भी कुछ मकसद रहा होगा, कोई उद्देश्य रहा होगा। वो क्या उद्देश्य है, क्यों छिपा कर रखा, अब ये चीज़ें जब पुलिस, यहाँ की एजेंसी सचिन से और सीमा से पूछताछ करेंगे, पूछताछ में जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे तभी इनके कथन को स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा उसको संदेह में, घेरे में रखना उचित है। एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जब सीमा मीडिया में बात कर रही है, तरह तरह की बातें आ रही है, वो कहती है कि वो पाकिस्तानी है लेकिन उसकी ज़बान उर्दू नहीं है। वो कहती है कि वो मुसलमान है लेकिन वो कलमा भी कायदे से नहीं पढ़ पाती है। जानकारी ये भी आ रहा है सामने कि 7 तरह के कलमा होते हैं, वो एक कलमा भी पढ़ के नहीं सुना पा रही है जब मीडिया वाले उसके पास पहुँचते हैं। तो क्या ये संदिग्ध नहीं लगता? ये अपने आप में संदेहास्पद है, संदिग्ध है। मैं इस बात से सहमत हूँ। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति, ये सीमा जैसे पाकिस्तान में पैदा हुई, वहाँ पली बढ़ी, सयानी हो गई है, 4 बच्चे हैं, ये अपनी बातचीत में, बोली में एक भी शब्द उर्दू का प्रयोग नहीं कर रही है। यह अपने आप में ही बहुत बड़ा संदेह का कारण है।
प्लस इसके साथ ही और भी जो चीज़ें हैं, जैसे इसके पास 4 पासपोर्ट मिले, 2-4 मोबाइल फ़ोन मिले, और इसकी गतिविधियां जो है वो संदेह पैदा करती हैं। जिस तरह से सीमा भारत में आती है, 4 बच्चों को लेकर आती है, तो किस तरह का एजेंडा हो सकता है? कोई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का कोई बड़ा प्लान तो नहीं है ये कोई, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो संस्था है ISI, उसकी कोई दूरगामी सोच का परिणाम होगा। और दूरगामी सोच में दूरगामी प्लान भी बनाए जाते हैं, एजेंसीज बनाती हैं। और बहाना कोई खोज करके PUBG तो बहाना हो सकता है, और इनको बाकायदा प्रशिक्षित किया गया हो, इनकी बोलचाल के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बताया गया होगा, समझाया गया होगा, तुलसी पूजन वगैरह को बताया गया होगा, समझाया गया हो, हिंदी के शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस कराई गई होगी, उर्दू के शब्दों को ना बोलने के लिए कहा गया होगा। तो महीनों की प्रैक्टिस हुई होगी, कराई गई होगी। अगर ये संदिग्ध पाई जाती है तो ये ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसीज, ख़ासतौर से पाकिस्तान के ISI, ये सब चीज़ें कर सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मेरा अनुमान है। जिस तरह से सीमा को लेकर बात हो रही है, खबरें आ रही हैं कि सीमा का पति दुबई में काम करता है, सीमा दुबई भी गई, फिर पाकिस्तान आई, फिर भारत आई, इसमें तो बहुत पैसे लग जाते हैं। आप SIT के DG रह चुके हैं, किस तरह की जांच हो सकती है इसमें? इसमें जांच प्रत्येक बिंदु पर होगी। जो वो बता रही हैं उस पर भी जांच होगी, जो वो नहीं बता रहे हैं उस पर भी जांच होगी, जो उनसे मिला है, कागज़ मिले हैं, पासपोर्ट मिले हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह का, वो सभी बिंदुओं पर जांच होगी। और सही बात है, जांच, ये सब जांच आसान नहीं, पेचीदा होता है, टेढ़ा होता है, समय लगता है। लेकिन इस सब जांच को करने में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश ATS और भारत सरकार की जो तमाम संस्थाएं पूरी तरह से सक्षम है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो जांच में दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है और तनिक भी संदेह नहीं है। बच्चों को लेकर बात हो रही है, सीमा के 4-4 बच्चे हैं, बच्चों को लेकर आना और इस तरह की योजना बनाना, तो क्या इस तरह की योजना में अब पाकिस्तान या पाकिस्तान की एजेंसियां बच्चों को भी शामिल कर रही हैं? बिल्कुल, यह असंभव नहीं है। तो कुछ समय पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में और भारत में आतंकवाद था, सिख आतंकवाद था, तो जो बड़े बड़े आतंकवादी होते थे, जब वो चलते थे, कार से अपने चल रहे हैं या बस से चल रहे हैं या ट्रेन से चल रहे हैं, आतंकवादी एक है, वो अपने साथ में 1 या 2 महिला अवश्य रखता था। महिला को चाहे बहन बता दे, चाहे अपनी पत्नी बता दे, 1-2 बच्चे भी साथ रखते थे। दरअसल परिवार होने पर, पूछताछ होने पर पुलिस वाले संतुष्ट हो जाते हैं। वो कहानी भी उसी हिसाब से बना लेते हैं कि परिवार के साथ दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं। तो परिवार मतलब महिला और बच्चे का होना एक कवर अप भी हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई क्या है, ये छानबीन से ही स्पष्ट हो पाएगा। क्या इसमें सचिन की भूमिका भी संदिग्ध है? निश्चित रूप से। मेरे सामने जो अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी आई है, सचिन को भी मैं पाक साफ नहीं मानता, जो है वो भी, उसकी भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। और एक बात कहेंगे कि हो सकता है इसमें पैसे का भी लेन देन हुआ हो, सीधे सचिन के खाते में पैसा ना आया हो, उसके किसी रिश्तेदार के खाते में पैसा आया हो। ये सब चीज़ें एजेंसी जब जांच करेंगी, पैसा आया तो कहाँ से आया, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 25,000, तो वो सब जांच से ही बातें स्पष्ट हो पाएंगी। और सचिन की भूमिका की भी जांच इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस अवश्य कर रही होगी। आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे ये सवाल, आशंका क्या जताई जा सकती कि इस तरह की प्लानिंग करना, बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आना, फिर सचिन का इसमें शामिल होना, और जहाँ तक एक आशंका ये भी लग रही है कि पैसों का बड़ा लेन देन हो सकता है, पैसों के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा हो। किस तरह का बड़ा हमला या किस तरह का बड़ा नुकसान भारत को पहुँचाने की प्लानिंग हो सकती है? एकदम किस प्रकार का कह पाना अभी तो उचित नहीं है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अगर ये सब किसी बड़े क्या कहते हैं उसका हिस्सा होंगे, जासूसी का हिस्सा, तो उसमें एक बात कहना पर्याप्त है कि वो देश का, भारत देश की सुरक्षा, भारत देश के अहित ही प्रमुख कारण होगा। भारत देश की सुरक्षा, भारत देश को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, अहित करना, यही इनके पूरे प्लान का हिस्सा होगा, प्रमुख उद्देश्य यही होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे पूर्व डीजी AKD द्विवेदी जी और हमने इनसे समझने की कोशिश की सीमा हैदर के बारे में लेकर। सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से भारत आती हैं, 4 बच्चों को लेकर आती हैं, सचिन के संपर्क में आती हैं और फिर गिरफ्तार हो जाती हैं। तो ये पूरा मसला क्या है, इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, इसका खुलासा भी जल्द ही भारतीय एजेंसियां कर देंगी। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं अभिनेंद्र, द प्रिंट लाइन्स के लिए।